दोस्तों नमस्कार, टीपीएन में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के अंदर। पानीपत का ये स्थान है, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो बिल्कुल सड़क के पास है। नदी जो है यहाँ पे देसवाल चौक उसके पास है। और ये भीड़ आप देख रहे हो, तमाम भीड़ जनता सरकार मोर्चा के उन साथियों की है जिन साथियों का ये मानना है, जिन साथियों का ये कहना है कि अगर बैंक वाले हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, बैंक वाले हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं, बैंक वाले हमारे साथ गलत करते हैं तो हमें गलत होने नहीं देंगे। और यहाँ पर बैंक वाले किसी साथी का घर पोजेशन करने के लिए, कब्जा करने के लिए आए थे, पर ये तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए तो बैंक वाले यहाँ पर आए ही नहीं। उनका आज यहाँ पे आना था बैंक पोजीशन करने के लिए, पर वो आए ही नहीं। यहाँ पे इन साथियों से जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। भाई साहब, आपका घर है शायद ये पीछे, क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार बताएं। भाई साहब ऐसा है, हमने ये लोन लिया था 2018 में और 14 लाख का लोन था और लगभग 12 लाख रुपए हम दे चुके हैं। और उसके बावजूद सीजेएम कोर्ट की आंखों में धूल झोंक के बैंक ने जो है यहाँ पर कब्जे का ऑर्डर ले लिया। और उस केस में क्या हुआ कि ना तो हमारे पास कोई सम्मन आया, ना कोई नोटिस आया, ना ही कोई हमारी उसमें उपस्थिति हुई उस केस के अंदर। और एक तरफा सीजेएम ने उसमें फैसला दे दिया। तो उसी की ये कॉल जनता सरकार मोर्चा के साथियों को जब ये पता चला कि यहाँ पर अन्याय हो रहा है तो सारे साथी 12 तारीख को एकत्रित हुए। 12 तारीख का पहले बैंक ने समय दिया था हमारे को भी हम कब्जा करने के लिए आएंगे। 12 तारीख को बैंक वाले आए और उसके बाद वो प्रशासन और बैंक जब आया तो उनसे हमारे जो जनता सरकार मोर्चा के रविंद्र भाई हैं, इन्होंने पूछा भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है। तो उसमें ये पता चला कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैंक का ही जो एम्प्लॉय उसको ही बना रखा था, जो कि आज तक हमारे मतलब न्यायपालिका के अंदर कभी भी नहीं हुआ। कोई अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोई अगर नियुक्त होता है तो वो कोई न्यूट्रल आदमी होता है, यानी कि वो चाहे सरकारी वो कोई भी कर्मचारी हो, वो तहसीलदार हो सकता है, डीसी हो सकता है या कोई पटवारी हो, एसडीओ एक्शन हो, कोई सरकारी एम्प्लॉय होना चाहिए। लेकिन वो मतलब रैंक का अधिकारी हो सकता है, रैंक का अधिकारी हो सकता है, वो क्लास 1 ऑफिसर हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सीजेएम कोर्ट ने जो है बैंक के एम्प्लॉय को, पता नहीं सीजेएम कोर्ट ने बनाया या वो खुद बन के आ गया। तो हमारे जनता सरकार मोर्चा ने जब उनसे पूछा भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है, तो वो बोला कि मैं हूँ। तो उसके बाद फिर जब उनसे बात करी तो हमारी बातों का कोई जवाब उनके पास नहीं था, तो उनको फिर जाना पड़ा। उसके बाद फिर वो शाम को जब हमारे सारे साथी हमारे साथियों ने वापसी कर ली तो 5 बजे तक तो आए नहीं। 6 बजे वो दोबारा नोटिस लेके आए और नोटिस वो लेके आए तो मैंने 112 पे कॉल करी तो वो नोटिस एक तरीके से फेंक के भाग गए। और उसके बाद कहते हैं कि हम 19 तारीख को आएंगे। अब सुबह से लेके शाम तक इंतजार करिए, उनकी आज वो आए नहीं है। तो ये हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि सुबह से लेके शाम तक उनका इंतजार करें, लेकिन वो नहीं आए। यहाँ पे एक बड़ा सवाल भाई ने बताया कि 12 तारीख को जब यहाँ पे वो पोजीशन लेने के लिए आए थे तो उस समय पे वो आए पोजीशन लेने के लिए, उन्होंने उनसे कुछ सवाल किए जिसका जवाब ना देने के एवज में उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। पर उसके बाद दोबारा वो जो आज का नोटिस दे के गए थे कि हम इस तारीख को आएंगे, तो सुबह से उसको उनका इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार करने के बावजूद अब शाम हो चुके हैं, वो आए नहीं। रविंद्र भाई है जनता सरकार मोर्चा से, ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया कि बैंक वाले आए ही नहीं? राम राम जी आपके सभी दर्शकों को। देखिए, सवाल तो क्या पूछने हैं, सवाल तो लीगल ही पूछ सकते हैं, लीगल तो कुछ पूछना ही नहीं है इनसे। असल में बात क्या है कि जो बैंक है, बैंक देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है और ये हम लगातार पिछले 2 साल से हम लोगों को बता भी रहे हैं कि बैंक असल में करता क्या है कि बैंक जो कोई लोन लेता है बैंक से, बैंक उसको अब कागज के नोट नहीं पकड़ा रहा, बैंक उसको जो लोन दे रहा है वो डिजिट में दे रहा है। और जब पता चलता है कि भाई डिजिट में लोन दिया है तो क्या उतना ही दिया जितना इनके पास है, तो उससे पता चला, हमारे आरटीआई के माध्यम से हमने आरबीआई से कुछ प्रश्न किए थे, कुछ खुलासे हुए फिर उसमें कि जो टोटल पेपर करेंसी चलन में, जो नोट चलन में है, वो नोट चलन में है 34 लाख करोड़ के, और जो कर्ज है वो कर्ज दे दिया इन बैंकों ने 217 लाख करोड़ का। मतलब जो चीज है ही नहीं उसको ये कैसे कर्ज पे दे सकते हैं? तो एक पॉसिबल ये कैसे है, दिया कैसे? दिया ये है कि जब हम लोन लेने जाते हैं आज, तो ये किसी को कैश नहीं देते, ये जो दे रहे हैं वो डिजिट दे रहे हैं। और डिजिट का मालिक कौन होता है? डिजिट का मालिक वही होता है जिसके अंडर में सॉफ्टवेयर काम करता है। अब मान के चलो मैं बैंक हूं, मेरे पास, मैं बैंक का मालिक हूं, बैंक का मालिक मैं हूं, तो जो उसका सॉफ्टवेयर मेरे अंडर में काम करेगा, मैं उसको कैसे भी कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं जो लोन दे रहा हूं, मैं लोन डिजिट में दे रहा हूं। और देश की जनता ये भूल चुकी है, जो रुपए को, मतलब जो कागज के नोट थे वो भी असल में रुपया नहीं था, उस पर बाद में आएंगे। देश की जनता ये भूल चुकी है कि जो हमने इनसे लेना था वो लेने तो ये कागज के नोट थे, लेकिन ये कागज के नोट ना देकर ये हमारे को ये डिजिट थमा रहे हैं।
और वो डिजिट को आरबीआई ने अप्रूवल दे रखा बैंकों को कि आपके पास जो टोटल एसेट है आप उसका 10 गुना लोन बांट सकते हो। मान के चलो कि किसी बैंक के पास 1,000 करोड़ है तो वो बैंक 10,000 करोड़ का लोन दे सकता है। कागज के नोट 1,000 है और वो लोन बांट सकता है 10,000 करोड़ का। मतलब वो जो 9,000 करोड़ आएंगे वो डिजिट आएंगी और देश की जनता उन डिजिट्स को मतलब रुपया मान बैठी है। असल में क्या होता है, बहुत सारे साथियों का एक वीडियो में पीछे सवाल भी आया था ये कि भाई उस डिजिट से हम सामान तो परचेज करते हैं, वो तो हमारे को मिलता है, और जब हम कभी बैंक में जाते हैं तो बैंक हमारे को नोट भी देता है। भाई बड़ा सवाल जो आपने कहा है मैं उसका जवाब देता हूँ। बहुत सारे साथी वीडियो में ही पूछ सकते हैं कभी डिजिट के मतलब में नोट मिलते हैं। अब बड़ी बात यह है कि डिजिट के मतलब बराबर में जो नोट लेने जाते हैं बैंक में वो कितने लोग जाते हैं, मुश्किल से 2 से 4% लोग जाते हैं, तो बैंक को दे देता है। और अगर कोई बड़ी अमाउंट लेने चला जाए आज कि 2-4-5 लाख रुपए चाहिए हैं कि नोट चाहिए आप हमें वो दीजिए, जैसे ही बैंक में जाएंगे तो बैंक बोलेगा कि हमारे पास है ना, आप इंतजार कीजिए शाम को मिलेंगे, आप कल आइए, आप परसों आइए। मतलब इस प्रकार से हो रहा है, देश की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो हमने बैंक से ये पूछा कि भैया आप हमारे को अपनी बैलेंस शीट दिखाइए कि हमारे को लोन देने से पहले आपके पास कितना बैलेंस था और लोन देने के बाद कितना बचा। बैंक बोलता कि वो हम नहीं दिखाएंगे। तो हमने बैंक से कहा था कि भाई जब आप हमारे को वो नहीं दिखाओगे, आपने से जब हमने लोन लिया, मतलब मोहित भाई ने जो लोन लिया आपसे, लोन लेते वक्त आपने पूरी छानबीन की, आपने पता किया कि प्रॉपर्टी का मालिक ये है या नहीं है, इनसे पता किया, इसके बाद फिर आपने तहसील में पता किया। जब आप पूरे संतुष्ट हुए पूरी एफआई करवाने के बाद, तब आपने इनको लोन दिया। जब आप इनसे पूरे पर्सन पूछते हो इसने आपकी पूरी संतुष्टि की या नहीं की, बोला इन्होंने हमारी पूरी संतुष्टि की, तो अब क्या इसको आपके प्रति जो सवाल उठे उसकी संतुष्टि का अधिकार नहीं है? तो बोलता कि आपको वो अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि भाई जब आप इसको वो अधिकार नहीं है तो ये तो वही बात हो गई कि भाई घर की वही काका लिखनिया है, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो, लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आप उसका भी हनन करोगे। तो फिर ऐसा जब ये सवाल जवाब हुए, और जैसा मोहित भाई ने बताया कि इस पूरे के पूरे केस में ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैंक का ही एम्प्लॉय नियुक्त कर दिया गया, प्राइवेट आदमी। बड़ी बात थी ये कि किसी भी प्राइवेट आदमी को पहली बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट देखा था हम। इस बात पे गौर किया जाए साथियों, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसके ऊपर आपको कहीं ना सर्च करना चाहिए, और अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे को आगे सवाल भी करना चाहिए। बिल्कुल। अब वो इसमें कैसे होता है, जैसे मेरा और आपका कोई झगड़ा हो जाता है। अब जब हमारा झगड़ा हुआ है तो जब हम कोर्ट में जाते तो कोर्ट भी दोनों पक्षों की बात सुनती है। तो उन्होंने क्या किया, बैंक कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसने इनको एक्स पार्टी बना दिया, मतलब विपक्ष को खत्म कर दिया, और न्यायपालिका ने उस पक्ष के जो वो एक पक्ष खड़ा था वहां पर उसी के फेवर में फैसला दे दिया। उसके फेवर में फैसला दे के तो उन्होंने पोजेशन का आदेश दे दिया सीजीएम ने, कोर्ट ने। तो हमने कहा कि भाई न्यायालय का सम्मान हम तब तक करते हैं जब तक न्यायालय अपनी जगह सही है, क्योंकि देश की जनता से कोर्ट है, देश की जनता से न्यायालय है, न्यायालय से देश की जनता नहीं है। हम हैं तो वो हैं, उनसे हम नहीं है। तो जब तक वो उचित फैसले करेंगे हम कोर्ट का सम्मान करेंगे, लेकिन जब जब कोर्ट जनता को रोंदने का काम करेगी तो हम कोर्ट के भी खिलाफ खड़े होंगे। हम वो अन्याय नहीं देख सकते, क्योंकि हम समाज में बचपन से देखते आए हैं कि हमारा समाज में जब कोई पंचायत होती तो पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती थी, और अगर किसी का ये दिखता था कि भाई किसी का कसूर है तो उसी को दंड देते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही पक्ष को सुन के और दूसरे के पक्ष में फैसला दे दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो कोर्ट कर रही है तो हमने उनको चैलेंज किया और ये कहा उनसे कि भैया आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट कैसे नियुक्त हैं, तो वो यहाँ से दौड़ गए। बड़ी बात ये थी फिर इसके बाद कि शाम को वो यहाँ पर आते हैं सबके जाने के बाद, रात को लगभग 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास आते हैं, जो कि कोई टाइम नहीं होता। भाई बैंक का कोई भी काम है या कोई भी प्रशासन का कोई काम है जो कि सिविल का है, सिविल का काम कोई भी 5 बजे के बाद मतलब नहीं हो सकता, ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकता। वो 6:30 बजे आते हैं, बैंक का एम्प्लॉय आता है पुलिस को साथ में लेकर, एक व्यक्ति को पुलिस के चलता है, इनके पास तो काफी पैसा है कि अब तक किस माध्यम से लेके आते हैं। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि हम अब आपके घर पे 19 तारीख को पोजेशन करने आएंगे। तो यहाँ पे वो जो नोटिस था वो नोटिस फेंक के चले जाते हैं। जब इन्होंने 112 पे कॉल की, इन्होंने 112 पे कॉल की तुरंत कि भाई, और जब पता चला कि उन्होंने 112 पे कॉल कर दी तो वो नोटिस यहाँ पर फेंक के खुद पुलिस वाला ही भाग गया, पुलिस के पास फोन करने से। ये होता अपने अधिकार का कि जब उन्होंने ये दिखा कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आप गलत टाइम पे आए हो, तो वो यहाँ से दौड़ गए। फिर हमने उनसे कहा कि भाई आप आइए, आपका इंतजार रहेगा, भाई आप जब गलत करोगे तो गलत के खिलाफ हम खड़े होंगे। तो वो अब 4:30 बज चुके हैं,
अभी तक वो नहीं आए हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अब आपके माध्यम से अगर कोई बैंक का कर्मचारी, जो ये पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसका अगर कोई एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी इस वीडियो को देखे, तो भाई आपसे इतना सा अनुरोध है कि पीठ पे वार मत करो, लड़ाई लड़नी तो आमने सामने की लड़ो। एक यहाँ पे ये बात आई बीच में, मैं आपकी बीच बात काट रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को किसी साथी ने बताया कि बैंक वाले सीआईडी का बंदा भेजते हैं, वो देख के जाता है जहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी होती है आप लोगों की, वहाँ पे बैंक वाले नहीं आते। क्या ये सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। दो बंदे असल आए, में क्या है कि जो देश की जनता है उसको अपने अधिकारों का नहीं पता, और जितनी भी राजनीति की पार्टियां हैं ये लोगों को बांटने का काम करती हैं, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, मत पंथ संप्रदाय के नाम पर, और कभी ऊंच नीच के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर ये आपस में बांटने का काम करती हैं। लेकिन जहां पर इस पूरी व्यवस्था को ये सब करते हुए भी अगर लोग इकट्ठा दिखते हैं तो फिर वो डरते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर जनता जागरूक है और जो आप गलत काम करने के लिए आ रहे हो वो नहीं होने देंगे, क्योंकि संविधान ने भी ये अधिकार दिए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक इंसान की बुनियादी जरूरत है, इसके ऊपर कोई आघात नहीं कर सकता। अगर इसके ऊपर कोई इनको छीनने का काम करता है तो ये सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह है संविधान के ऊपर भी। और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, ये उनको भी देखना चाहिए कि जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का हनन कैसे होता है। बड़ी बात अब इसमें ये है कि देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री ये बात बोलता है कि भाई हमने इतने घर बना कर दिए हैं देश की जनता को। ये डेटा कभी नहीं देते वो कि हमने इतने घर छीने भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जो सब साथी वीडियो देख रहे हैं, एक महीने की अगर बात करें, हर जिले की, पूरे भारत की बात है ये, हर जिले में एक महीने में लगभग सैकड़ों घरों पे ताला लगाते हैं बैंक वाले। आपने जो बताया, आपने बताया कि सरकार छीनती है। क्या सरकार छीनती है? क्योंकि बैंक से लोन लिया किसी आदमी ने, वो लोन नहीं चुका पाता, उस सूरत में बैंक वाला लेता हो उस प्रॉपर्टी को। अगर सरकार साथ नहीं दे तो ये कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार का कोई भी इनके ऊपर मापदंड हो कि भाई, जैसे सरफेसी रूल बना रखा है इन्होंने, सरफेसी रूल में क्या है कि जो 20 लाख से कम की प्रॉपर्टी वो सरफेसी के अंडर नहीं आती। दूसरा, सरफेसी के अंदर क्या है कि जिसके आधार पे ये घरों पे कब्जा करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 80% लोन अदा कर दे तो उसके ऊपर सरफेसी लागू नहीं होता। लेकिन बैंक वाले क्या बोलते हैं कि भाई हम तो पहले ब्याज लेते हैं, आपका जो मूल है वो मूल तो अंत तक खड़ा रहता है। तो अब इस भाई का क्या था, इसने 14 लाख का लोन लिया, 12 लाख इसने पे कर दिया और अब फिर 14 लाख निकाले हुए हैं। मतलब 85% जा चुकी पेमेंट, 85% पेमेंट जा चुकी है, जो कि सरफेसी के अंडर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर आम जनता की ना तो कोर्ट सुनता है, ना आम जनता की ब्यूरोक्रेसी सुनती है, ना आम जनता की विधायिका सुनती है। ये तीनों जो स्तंभ कहे जाते हैं देश को चलाने के लिए, इन तीनों स्तंभों में से आम जनता की कोई नहीं सुनता, बल्कि जनता को रोंदने का काम करते हैं। 85% पेमेंट जमा करवा दी, उसके बाद पोजेशन करने आते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो देश के अंदर जो रुपया जो चलन में है वो बिगाड़ स्टैंडर्ड के बनाया जा रहा है। उसके आधार पे क्या था कि रुपया जब नोट जब बनाए जाते थे उसके पीछे सोना रखा जाता था, और सोने का जो वजन था वो था 777 मिलीग्राम गोल्ड बराबर 1 रुपया। मतलब 1 रुपया तभी छाप सकता है आरबीआई जब 777 मिलीग्राम सोना रखा उसकी एवज में। लेकिन आरबीआई क्या है कि आरबीआई उसके बराबर में कुछ नहीं रखता, मतलब स्टैंडर्ड खत्म कर रहे हैं। भाई रुपए को बनाने का कोई तो पैमाना होना चाहिए। भाई देश की जनता है, वो मेहनत करके पैसा कमाती है, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं ऊपर, वो बगैर किसी मेहनत के वो नोट छाप के दे रहे हैं। जबकि जितने ज्यादा नोट चलन में आते हैं, जितना ज्यादा लोन बांटा जा रहा है, उतने रुपए की वैल्यू कम हो रही है और महंगाई बढ़ती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को ये पता चलेगा, पता नहीं है अभी तक कि भाई जो बैंक जो नोट छाप रहे हैं वो बगैर स्टैंडर्ड के छाप रहे हैं, वो कितना भी छाप रहे हैं। उससे ऊपर जो आरबीआई की बात मैंने की, उससे ऊपर आते फिर ये बैंक के। ये बैंक क्या है कि ये उन मापदंडों को भी पार करके जाते हैं। इनके पास जितने रुपए हैं, जितने रुपए के नोट हैं, उन नोटों की एवज में 10 गुना लोन बांट रहे हैं और आम जनता की प्रॉपर्टी को छीनने का काम कर रहे हैं। अब आज हमने लोन लिया है, लोन लेने के बाद हम लोन देने के लिए तैयार हैं, ये साथी भी देने के लिए तैयार है। हमने दस्तावेज भी भेजे हैं कि भाई आपका जो लोन बनता है वो लोन हम आपका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंक हमारे सवालों के जवाब नहीं देता। अब अगर बैंक हमारे सवालों के जवाब नहीं देगा, यहाँ पर तो सीधे सीधे मतलब ये मानिए कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, सीधे सीधे उसका हनन हो रहा है कि भाई बैंकों के लिए तो पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा है और जनता के लिए कोई भी नहीं खड़ा। असल में जो मालिक है, जो देश की जनता है, देश की जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है देश के नौकरों के द्वारा। जी
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस लड़ाई के अंदर इनकी तरफ से एक क्रांति है। इस क्रांति के अंदर कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पे स्पेशल आई हैं। आप शायद जनता सरकार मोर्चा के साथ आई, मैं अंदर भी आपको देख रहा था। क्या संदेश देना चाहेंगे बैंकों को? थोड़ा पीछे। बैंकों को ये संदेश देना चाहते हैं, जो जनता आवा है तो उसके सामना करना चाहिए। तो ये कि न कोई लीगल से हमें न जो नोट मिले हैं उसके लिए हम नहीं मानते, हम ऐसे मानते जो अपने हाथ से मिले। ठीक है, बाकी यह है कि भाई आगा सामना करना चाहिए, जे पता लगेगा आग भाई हाँ हम सा भी हम आए हाँ भाई भाई थारे खातर भाई हम सहयोग करेंगे, भाई हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम प्यार से बोलेंगे। यहाँ पे जो बताया गया वो ये बताया गया कि ये तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, ये तो अपना यहाँ पे कर्ज अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन रविंद्र भाई, बड़ी बात ये आती है, अगर कर्ज अदा करने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है, तो फिर ये लड़ाई क्यों? ये इतना बड़ा जो आपने इकट्ठे कर लिए लोग, ये भीड़ क्यों? देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये देश के जागरूक लोग हैं, समझे हुए लोग हैं। इनको पता है कि रुपया कैसे छापा जाता है और छाप कैसे रहे, इनको पता है। और आप एक चीज बताइए, कोई भी व्यक्ति है भाई, मेरे पास मान के चलो ये पेन देना, मैं इस पेन का मैं निर्माता हूं, मैंने ये पेन बनाया है, मेरे अलावा पेन को कोई नहीं बना सकता। अब मान के चलिए मेरे पास ये 10 पेन है और कोई मेरे से पेन लेने आए तो मैं कितने दे सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा 10 दे सकते हैं, 10 ही दे सकता हूँ। अगर कोई मेरे से कहे कि आप 10 की बजाय आप 100 पेन दीजिए, पॉसिबल नहीं है। या मैंने 10 दे दिए और मैं 10 दे के मैं इसको बोलता हूँ मैं ब्याज पे दे रहा हूँ आपको, आप मेरे को 100 पेन रिटर्न करोगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि बनाने वाला मैं हूं। अब बड़ी बात यह है तेजपाल भाई इसमें कि जो नोट चलन में है, जो टोटल पेपर करेंसी चलन में है, वो 2016 में नोटबंदी से पहले, नोट करना सभी साथी इस बात को, 2016 में जो नोट चलन में थे वो थे 16 लाख करोड़ के। जैसे ही नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद नोट चलन में आए 34 लाख करोड़ के, मतलब एकदम से डबल से ज्यादा। पहले 16 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ के नोट और छाप दिए, एवज में कुछ नहीं रखा देश की जनता के साथ। मतलब जो महंगाई थी महंगाई एकदम दोगुनी हो गई। ये बड़ा छलावा हुआ, वो भी ठीक है, गलत है वो, लेकिन हम उसको भी ठीक मानते। चलो भाई, आपने जो दिया कम से कम वही लो। अब 34 लाख करोड़ के नोट हैं और वो मांग रहे 217 लाख करोड़, तो देश की जनता देगी तो देगी कहां से? और एक बड़ी बात और मैं कहता हूं, हमारे किसानों को भी इस जाल में फंसा रखा है। और 1 एकड़ की जो कीमत है वो मतलब जो पेट भरती आई है, अगर आज के आधार पे उसको मानने जाए तो करोड़ों की कीमत है। और उस जमीन को 1.5 से 2 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ बैंकों में, और एक भी किसान के पास वो पैसा चुकाने के लिए नहीं है। तो जब वो पैसा चुकाने के नहीं तो देश के किसान देंगे कहां से? बड़ी बात यह है कि लोन दिया देश के किसानों को बैंक ने, लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया कि जितना भी एग्रीकल्चर लोन का डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर लोन सारा अडानी को सौंप दिया। मतलब किसानों को जो लोन दे रखा उसका मालिक अडानी है। और किसान आंदोलन में एक बात कही गई थी कि आपकी जमीनों के ऊपर निगाह है कॉर्पोरेट जगत की। अगर अडानी ये बोल दे मेरे को मेरा पैसा चाहिए 1 महीने के अंदर, जब देश की जनता को पैसा नहीं दे पाएगी तो सारी की सारी जमीन का मालिक अडानी बन जाएगा। ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इसका हमें नहीं पता है ना। जो सरकारें हैं, सरकारें हमारे को, देश की जनता को बताकर कोई नियम बनाती हैं, बस करती जा रही हैं। पूरे देश की संपत्ति को कॉर्पोरेट के हाथों में दिया जा रहा है। बैंकों से हम पूछ रहे हैं कि भाई आप हमारे को जवाब दे दो, आप इतना कह दो कि आपने हमारे को सही नोट दिए हैं, मतलब सही दिया है, आपने लीगल रुपया दिया है। वो ना तो ये कहते हैं कि हमने आपको लीगल दिया, वो ना ये बोलते कि हमने आपको इनलीगल दिया है। वो ये बोलते हैं कि भाई इसका जवाब आप आरबीआई से लेने जाओ। तो हम एक ही बात बोलते हैं कि मान के चलो एक मारुति कंपनी की गाड़ी है, मारुति सुजुकी की। अब उसने वो गाड़ी हमने खरीदी किसी शोरूम से। अब अगर वो गाड़ी खराब होती है, हम उसकी सर्विस करवाने जाते हैं, क्या मारुति सुजुकी कंपनी में जाते हैं या उस शोरूम पे जाते हैं? शोरूम पे। तो रुपए का लेन देन अगर बैंक कर रहे हैं तो आप जवाब क्यों नहीं देते भाई? आप भी तो गलत कर रहे हो। आपके पास प्रॉपर्टी 100 की, आप बांट रहे हो 1000, तो बैंक उसका जवाब नहीं देते। इसमें तो ऐसा होगा ना रविंद्र भाई, बैंक ने पढ़ा था 2 दूनी 4, हाँ। आपने उस पर 2.25 का पेड़ा पूछ लिया। हाँ। इसे सवाल खातर तो फिर हेडमास्टर दौरे जाना पड़ेगा। आपने आरबीआई के अलावा ऑप्शन ही नहीं, तो क्या आरबीआई से आपने सवाल नहीं किया? देखिए, आरबीआई के पास से हमने खूब सारी आरटीआई लगा के और ये पता लगाया है। और जब हमने ये पता चला कि असल में रुपया जो ये चलन में है ये रुपया नहीं है,
रुपए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। किसी भी वस्तु की क्रय शक्ति को निर्धारित करने का एक माध्यम है रुपया, और उसकी जो क्रय शक्ति जो निर्धारित करता है वो रुपया करता है। लेकिन रुपया छपता कैसे है, वो दस्तावेज जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रुपये की जो वैल्यू वो 773 मिलीग्राम गोल्ड है, इसका ऑफिशियल दस्तावेज है अपने पास। और उसके लिए 24 नवंबर को एक किताब का विमोचन कर रहे हैं हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से। आप लोगों को पता चलेगा कि देश की जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। जितने प्रमाण हैं हमारे पास जो जनता को चाहिए वो प्रमाण उस पुस्तक में मिलेंगे, जिसका विमोचन 24 नवंबर 2024 दिन रविवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से उसका विमोचन किया जा रहा है। और जनता सरकार मोर्चा के तत्वाधान में वहां पर पेरेंटिंग एंड एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा जा रहा है। वो इसलिए रखा जा रहा है कि भाई आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं लेकिन उनको कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा, मतलब बेरोजगार पैदा कर रही है ये शिक्षा व्यवस्था। तो इसको भी चेंज करने की एक मुहिम उधर से उठाई जाएगी और उसके ऊपर जनता सरकार मोर्चा के साथ ही 2025 में प्रैक्टिकल तौर पे काम करना शुरू करेंगे। मतलब जो आपने एक बात पूछी थी तेजपाल भाई इसमें कि भाई आप आरबीआई से पूछो, आरबीआई ने हमारे को दस्तावेज दिए हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर ही हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे पास वो दस्तावेज नहीं है तो हम नहीं खड़े हो सकते। भाई कुछ तो है हमारे पास जिसका जवाब ये बैंक नहीं दे पा रहे। और ये ही नहीं है कि वो सवाल जब हम बैंक से पूछते हैं उसका एक पत्र हम डीसी के पास भी भेजते हैं, तहसीलदार के पास भी भेजते हैं। हम ये बोलते हैं तहसीलदार को भी डीसी को भी कि भाई आप बैंक जब आपके पास आता प्रॉपर्टी में ताला लगाने का आदेश देते हो, कब्जा करने का आदेश देते हो, आपसे देश की जनता ये आग्रह करती है कि भाई आप हमारे सवालों का जवाब दिलवाइए। संवैधानिक है, हम ये नहीं कहते कि हमारे अनुसार दिलवाइए, हमारे अनुरूप दिलवाइए। हम ये बोलते हैं कि भाई संवैधानिक जवाब दिलवा दो आप। जैसा ही बैंक जवाब देगा हम 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। और देश की जनता वाकई में पैसा देने के लिए तैयार है। हम गरीब नहीं है, सब साथी नोट करना, देश की जनता गरीब नहीं है, गरीब बनाई गई है बैंकों के द्वारा। आप एक बात का ध्यान रखना कि जब गांव में शुरुआत में बैंक आए थे, जब बैंकों की स्थापना गांव में जब होने लगी थी, तो बैंक वाले जो अधिकारी होते थे वो हाथ जोड़ के आते थे किसानों के पास कि हमारे बैंक में आप पैसा जमा करवा दो जब भी किसान की फसल आती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि भाई जो हमारे पास हाथ जोड़ के पैसा लेने जमा करवाने के लिए आते थे, आज वो हमारे मालिक बने बैठे हैं। जिनको पैसा हम देते उन्होंने हमारे को कर्ज पे कर लिया है। कैसा हुआ यार ये? मतलब वो सवाल नहीं करते। जब सवाल हम नहीं करते तो ये बैंक आज हावी हैं। देश के अंदर जो सबसे बड़ा जो लूट का काम कर रहे हैं वो देश के अंदर ये बैंक कर रहे हैं, जो 1 का 10 कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी लूट है। इस लूट के खिलाफ जनता सरकार मोर्चा ने एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है और इसमें सब देश की जनता का अगर साथ रहा तो इसमें कामयाब भी जरूर होंगे। और जब तक हम एक ही बात बोलते हैं बैंकों को, जब तक आप जवाब हमारे सवालों के जवाब नहीं दोगे भाई तब तक इन लीगल काम नहीं होने देंगे हम। ये हमारे जवाब दे दो, पैसा ले लो। जी अभी आपने सुना जोगिंदर भारतीय को, और यहाँ पे बाकी जो इस मकान के मालिक थे उन्होंने भी बताया। देखो ऐसा होता है दोस्तों कि जब आपको कोई बात लगती है कि ये बात गलत है तो आपका सवाल पूछने का अधिकार है, और जब आपका सवाल पूछने का अधिकार है तो कहीं ना कहीं जिससे आप सवाल पूछेंगे उसको जवाब देना चाहिए। पर यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने बैंक वालों से कुछ सवाल किए थे, जिन सवालों के बदले में वो यहाँ पे आज आने वाले थे पोजीशन करने के लिए, पर वो आए ही नहीं इस वीडियो को देख के। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम।